हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल जी सॉल्यूशन पॉइंट। देखिए बच्चे, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ थियर्स थ्योरम का प्रूफ। ओके, जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बीपीटी भी हम बोलते हैं। ओके, अब करना क्या बेटा, आपने इस थ्योरम को अच्छे से समझना है, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करने हैं। और ये थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट है कि बेटा 5 मार्क्स में बेसिक वालों के एग्जाम्स में देखने को मिल सकती है, और हो सकता है कि स्टैंडर्ड वालों के एग्जाम में भी ये देखने को मिल सके। तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। देखिए, स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल, ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। कहने का मतलब क्या है, अगर सपोज कीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करी यहाँ पर डी नाम की, जो कि पैरेलल क्या है, थर्ड साइड के पैरेलल है। क्लियर है, एक साइड के पैरेलल है। अब ये जो लाइन आपकी है, ये दो साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि जो रेशियो है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। समझे बात को, यानी बीपीटी थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं जो किसी साइड के क्या पैरेलल है, और वो बाकी रिमेनिंग साइड्स को अलग अलग पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करता है, तो इसका मतलब वो लाइन जो है उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। और इस पे बेस्ड बेटा 1 मार्क के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बन जाते हैं, है ना। कभी कभार जैसे बोलेंगे इसकी वैल्यू दे देंगे, इसकी वैल्यू दे देंगे, इसकी वैल्यू दे देंगे, बोलेंगे ये निकालो, या फिर एक्स की फॉर्म में दे देंगे आपको, बोलेंगे एक्स की वैल्यू निकालो। तो इस टाइप के बेटा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये थ्योरम का प्रूफ एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा, देखिए सबसे पहली बात तो बेटा आप यहां पर एक काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन एक चीज करेंगे, ड्रॉ, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए ए लाइन के ऊपर। सिमिलरली यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए एडी लाइन पे। ठीक है, उसको हम एल मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, ड्रॉ DM perpendicular on AE and EN perpendicular on AD, नो प्रॉब्लम। उसके बाद काम कीजिए बेटा, बी और ई को ज्वाइन कर दो, और डी और सी को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन EB एंड DC कर दिया ज्वाइन, कोई दिक्कत नहीं आता। क्लियर। आप सुनना बेटा बात, आपने बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद होगा आपको, कि जब भी हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, अगर हमें हाइट पता है और बेस पता है तो वैसे ही बेटा अगर हम बात करें इस ट्राइंगल में, चलो ADE में, तो क्या हम ऐसे निकाल सकते हैं बेटा, इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल्स टू बेटा क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ ऐसे रहेगा। ओके, नाउ लिसन, अगर हम ADE ट्राइंगल को ले रहे हैं और अगर हम बेस उसको मान के चलते बेटा AD को, तो हाइट क्या होगी, EN। ठीक है, असल बेटा देखो, AD इंटू EN, तो ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। देखो बेटा, चेक करो, कोई कंफ्यूजन नहीं आता नहीं है, परफेक्ट। अब देखो बेटा, एक चीज आपने नोटिस करी, यहाँ पर जो EN है वो इस बेस के ऊपर क्या है, एल्टीट्यूड है। तो क्या बेटा हम ऐसे देख सकते हैं, ये वाला जो ट्राइंगल हमारा है BDE वाला, क्या इसकी हाइट भी EN नहीं है, कि ये क्या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है ना। आपने पढ़ा था बेटा, याद होगा ना आपको। अगर ये D पॉइंट है और ये B पॉइंट है और यहां पर कोई E पॉइंट है, ठीक है, यहां पर DBE करके एक ट्राइंगल बन रहा है, तो उसकी हाइट कैसे निकलेगी, ऑब्वियसली बात है, यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ के तब बनेगी हाइट, है कि नहीं, और ये बेस हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल के एरिया निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा, ऐसे ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB इक्वल्स टू हाफ इंटू में बेस की जगह पे क्या आएगा बेटा, BD आएगा, और हाइट की जगह पे क्या आएगा, EN आएगा। देख लो, चेक कर लो बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं आता, चेक कर लिया। देखो बेटा, सिमिलरली जो है, अगर मैं इसको बेस मानता हूं और इसको मैं हाइट मानता हूं, तब भी तो हम ADE ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं ना। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज ऑल्सो इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इज AE एंड हाइट इज
DM। एनी प्रॉब्लम? चेक कीजिए बेटा, किसी को कहीं कंफ्यूजन? वैसे ही बेटा क्या हम इस ट्राइंगल का एरिया नहीं निकाल सकते? ये भी तो वही ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल इसकी तरह, और इसकी हाइट क्या बन जाएगी? DM बन जाएगी। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या लिख सकते हैं बेटा इसको? DEC इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस की जगह पे क्या आएगा? EC, और हाइट की जगह पे क्या आएगा? DM आएगा। चेक कर लीजिए बेटा, किसको कंफ्यूजन? देखो हमने क्या करा है, ये वाला ट्राइंगल ले बेटा, DEC, इसकी हाइट हो जाएगी बेटा DM और बेस हो जाएगा EC। डन? क्लियर? इसको इरेज कर दें। ठीक है, अब देखिए बेटा बात को समझिए ध्यान से। हमें चाहिए क्या? हमें प्रूफ करना है AD अपॉन में DB। तो AD का है ये रहा AD, DB का है ये रहा DB। ठीक है, AE का है बेटा AE ये रहा, EC का है ये रहा EC। ठीक है, तो एक काम क्यों नहीं करते, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन नंबर 3 को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ से हम? यहाँ से हमें कंक्लूजन मिलता है, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 by 2 and इक्वेशन नंबर 3 by 4। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से? वी गेट, हमें यहाँ से मिलेगा, देखो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल EDB इक्वल टू, ये बेटा हाफ इंटू में AD इंटू EN। ठीक है जी, सिमिलरली बेटा यहां पर भी आप मेंशन कर देंगे। देखो बेटा, इसको BD लिखो या DB लिखो, बात तो एक ही है ना। अब देखो बेटा, EN से EN कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये मिल गया हमें AD अपॉन में BD या DB के इक्वल हो गया। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 5, चेक इट आउट, नो कंफ्यूजन, दैट्स गुड। सिमिलरली बेटा अभी मैंने बोला 3 को डिवाइड करो 4 से, तो ये मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा DEC, वो भी ऐसे निकाल देंगे बेटा आप, हाफ इंटू बेस की जगह पे क्या AE है, हाइट आपका DM है, देखो DM से DM कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये आ गया आपका AE अपॉन में EC। अब देखो बेटा क्वेश्चन में देखो हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था AD अपॉन में DB शुड बी इक्वल टू AE अपॉन में EC। देखो AD अपॉन में DB तो ये रहा बेटा, AE अपॉन में EC ये रहा, है ना। अब हमें किसी भी तरीके से इनको आपस में क्या करना है? इक्वल करना है। देखो बेटा, यहां पर देखा जाए ऊपर क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE है, यहां पर देखा जाए यहां पर भी ADE है। बस अगर मैं नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया इक्वल कर दूं तो क्या ये रेशियो आपस में इक्वल नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, है कि नहीं है? तो बेटा करें इसको प्रूफ, चलिए इतनी बात समझ में आ गई, दैट्स गुड। अब बेटा देखो सिंपल सी बात, आपने शायद 9th क्लास में कभी पढ़ा हो कि अगर दो ट्राइंगल्स सेम बेस पे होते हैं और दोनों ही के दोनों सेम पैरेललाइंस के बीच में आते हैं तो उनके एरिया आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। ये जो ट्राइंगल हमारा है, ये वाला क्या नाम था इसका? EDB और DEC, दोनों के दोनों एक ही बेस पे आ रहे हैं, देखो DE के ऊपर, और दोनों के दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, तो उसका मतलब दोनों के एरिया क्या होगा? आपस में इक्वल हो गया प्रूफ। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, सिंस ट्राइंगल EDB एंड ट्राइंगल DEC आर ऑन द सेम बेस। ठीक है बच्चे, सेम बेस कौन सी है? DE, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, लाइंस क्या है? DE एंड BC, ओके और नॉट? डन। तो इसका मतलब क्या होगा? इन दोनों के एरिया आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो ऐसे से देयरफॉर यहां लिख दो बेटा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है इसका? EDB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC नहीं होगा क्या? देखो तो सही बेटा, चेक कर लो।
यहाँ पर AD है, AD के बराबर, इन दोनों के एरिया भी आपस में बराबर हो गया। तो क्या हमें बेटा कंक्लूजन नहीं मिलता कि इनका रेशियो आपस में इक्वल हो जाएगा? देख लो, चेक कर लो, है कि नहीं? तो हमें क्या मिलता है, इक्वेशन नंबर 5, 6 और 7 से हमें कंक्लूजन मिलता है कि इनका रेशियो क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 and 7 we get AD अपॉन में DB या BD इक्वल्स टू AE अपॉन में EC, और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर नोट, बात समझ में आई? तो ये थी बेटा आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, और ये एक तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। समझे बात को? तो आपने क्या ध्यान रखना है, अगर कोई भी लाइन जो है ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर रही है और किसी थर्ड साइड के क्या है, पैरेलल है, तो इसका मतलब वो लाइन उसकी दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। और इसी पे बेस्ड बेटा कभी कभार 1 मार्क के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है, थ्योरम समझ में आ गई है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो बेटा, ठीक है? क्लियर? अब बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 10 चैप्टर की दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 10.1 और 10.2, वो डीपली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? ताकि अगर कोई भी थ्योरम आपके एग्जाम में आती है, 5 मार्क्स में आए या 2 मार्क्स में आए, 3 मार्क्स में आए, ठीक है, तो डेफिनेटली आप उसको करके आएंगे, ठीक है? वैसे एक जो थ्योरम है ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी 5 मार्क्स में देखने को मिल सकती है या 3 मार्क्स में देखने को मिल सकती है, ठीक है? 5 मार्क्स में आएगी तो बेसिक वालों में आएगी, और 3 मार्क्स में आ सकती है तो स्टैंडर्ड वालों में आ सकती है। क्लियर नोट? ठीक है, तो ये थ्योरम एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। ओके, इसी पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं ना बेटा 1 मार्क के। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 10.1 थ्योरम और 10.2 थ्योरम आपको डीपली समझाएंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद स्टूडेंट्स।